नमस्कार। आज हम बात करेंगे कब्जे के विभिन्न प्रकारों के बारे में, वेरियस काइंड्स ऑफ पोजीशन। कब्जा अनेक प्रकार का हो सकता है, जिनमें प्रमुख है तथ्यतः और विधितः कब्जा, यानी डी फैक्टो और डी जूरे पोजीशन, मूर्त और अमूर्त कब्जा, तात्कालिक एवं मध्यवर्ती कब्जा यानी इमीडिएट एंड मीडिएट पोजीशन, आभासी कब्जा जिसे कब्जा कल्प भी कहते हैं, क्वासी पोजीशन, रचनात्मक कब्जा, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, डेरिवेटिव पोजीशन, फिर समवर्ती कब्जा यानी कॉन्करेंट पोजीशन और प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन। ये कब्जे के कुछ प्रमुख प्रकार है जिनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तथ्यतः और विधितः कब्जा यानी डी फैक्टो एंड डी जूरे पोजीशन क्या हुआ है। तथ्यतः कब्जा वहाँ माना जाता है जहाँ की जो अधिग्रहित वस्तु है यानी जो कब्जाधीन वस्तु है वह पक्षकार के तात्कालिक कब्जे में होती है, यानी जिस वक्त उस कब्जे का दावा किया जाता है उस वक्त वो वस्तु जो कब्जाधीन है वो कब्जाधारी के वास्तविक कब्जे में होती है, उस पर व्यक्ति का शारीरिक नियंत्रण होता है। यह वास्तविक कब्जा होता है। जैसे मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी, उस पर मेरा वास्तविक कब्जा है और उसे तथ्यतः कब्जा कहा जा सकता है। विधितः कब्जा यानी जब विधि के विरुद्ध या न्यायालय में कब्जे का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय ये देखता है कि उस वक्त वास्तविक कब्जा किस पक्षकार के पक्ष में है। बिना वस्तु के भी विधितः कब्जा हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मकान किराए पर देता है तो हालांकि उसमें रहता किराएदार है, लेकिन वो पोजीशन में होती है मकान मालिक के। यह विधितः कब्जा भी पूर्ण रूप से वैधानिक है, यानी विधि द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। जैसे दर्जी हुआ या कोई वाहक होता है किसी सामान को इधर से उधर ले जाने वाला, और अन्य प्रकार के जो बेलीज होते हैं उपनिधान वाले, वो उनके कब्जे को तथ्यतः कब्जा कहा जाता है। दूसरे प्रकार का कब्जा है मूर्त और अमूर्त कब्जा। मूर्त वस्तुओं पर कब्जा यह आधिपत्य मूर्त कब्जा कहा जाता है, और इसके अलावा जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हें उन पर कब्जा अमूर्त कब्जा कहा जाता है। मूर्त वस्तुएं क्या होती है? जिनकी भौतिक उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं और जिन पर हम भौतिक नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे छूने योग्य वस्तु, घड़ी, टेबल, चेयर, इस तरह की कोई भी वस्तु जिस पर हम भौतिक नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं वो मूर्त वस्तु कहलाती है। तो ऐसी वस्तुओं पर जो कब्जा होता है वो मूर्त कब्जा कहलाता है, और भौतिक वस्तुओं के अलावा जो जितनी भी प्रकार की वस्तुएं होती हैं उन पर अगर जो कब्जा होता है वो अमूर्त कब्जा कहलाता है। तो अमूर्त कब्जे से संबंधित अमूर्त वस्तुएं हैं, जैसे गुडविल हुई, हमारी गुडविल होती है व्यापार की, साख जिसको कहते हैं, पेटेंट का जो होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क, ये सब अमूर्त वस्तुएं हैं, और इन पर कब्जे का जो अधिकार होता है वो अमूर्त कब्जा कहलाता है। दोनों ही प्रकार के कब्जे में हस्तक्षेप दोषपूर्ण माना जाएगा। हालांकि अमूर्त कब्जे के संबंध में कुछ विधिशास्त्री संदेह प्रकट करते हैं, परंतु सामण्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमूर्त अधिकार भी कब्जे के विषय होते हैं। इसके बाद जो कब्जा हम देखेंगे वो है तात्कालिक एवं मध्यवर्ती कब्जा, इमीडिएट एंड मीडिएट पोजीशन। तात्कालिक कब्जे को प्रत्यक्ष कब्जा भी कहते हैं। इस प्रकार के कब्जे में रखी जाने वाली वस्तु और व्यक्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे मेरे हाथ में कोई कलम है, पेन है, या मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी, तो उस पर मेरा तात्कालिक कब्जा होगा।
मध्यवर्ती या अप्रत्यक्ष कब्जा जो होता है उसमें एक तीसरा पक्ष जो होता है वो कब्जेदार तथा वस्तु को जोड़ने में श्रृंखला का कार्य करता है। एजेंट और नौकर के संबंध में जो कब्जे होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। जैसे यदि मैं स्वयं जाकर बाजार में कोई वस्तु खरीदता हूँ तो वस्तु मेरे हाथ में आती है तो वो मेरे तात्कालिक कब्जे में होती है, परंतु यदि मैं अपने किसी एम्प्लॉई कर्मचारी या नौकर से के द्वारा बाजार से कोई वस्तु अपने लिए मंगाता हूँ तो जब तक वो वस्तु मेरे कर्मचारी या नौकर के हाथ में रहती है तब तक उस नौकर का उस पर तात्कालिक कब्जा रहता है और मेरा कब्जा जो होता है वो मध्यवर्ती या अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन जैसे ही वो नौकर या कर्मचारी वो वस्तु मुझे सौंपता है तो मेरा कब्जा तात्कालिक कब्जे में, अप्रत्यक्ष कब्जा जो मेरा है वो तात्कालिक कब्जे में परिवर्तित हो जाता है। अप्रत्यक्ष कब्जे को प्रत्यक्ष कब्जे में बदला जा सकता है। इसके बाद देखते हैं आभासी या सदृश्य कब्जा, इसे क्वासी पोजीशन भी कहते हैं। केवल अधिकार का जो कब्जा होता है उसे कब्जाकल्प माना गया है। जैसे मार्गाधिकार यानी किसी दूसरे की भूमि से होकर आने जाने का अधिकार इस प्रकार के कब्जे के अंतर्गत आता है। इसे रोमन विधि में पजेशियो जूरिस कहा जाता है। किसी वैध अमूर्त अधिकार का कब्जा इसी कोटि में आता है, यानी अमूर्त वस्तुओं पर जो कब्जा होता है वो आभासी कब्जा कहलाता है। इसके बाद देखते हैं रचनात्मक कब्जा यानी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। यह कब्जा ना तो वास्तविक है ना ही तथ्यतः है, बल्कि कानून की निगाह में, विधि की नज़र में ये कब्जा होता है। इस प्रकार के कब्जे में किसी व्यक्ति का वास्तविक कब्जा नहीं होता है। जैसे अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और वह गोदाम में रहता है लेकिन उसकी चाबी हमें सौंप दी जाती है तो यह रचनात्मक कब्जा होगा। इसके अलावा किराएदार के साथ किराए पर जो मकान का किराया तय होने पर उसे चाबी देने का जो अभिप्राय है वो रचनात्मक कब्जा देना ही कहलाता है। फिर है डेरिवेटिव पोजीशन। इस प्रकार के कब्जे उन व्यक्तियों के होते हैं जो वास्तविक स्वामी तो नहीं होते लेकिन वस्तुओं के कब्जे में कुछ प्रयोजनों के लिए बने रहते हैं और रह सकते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दर्जी को जो हम कपड़ा देते हैं, जो उपनिधान के अंतर्गत भी आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, और ऋणदाता का उदाहरण। तो जब तक ऋणदाता को अपने ऋण की वसूली नहीं हो जाती तब तक जो उसके पास प्रतिभूति के लिए गारंटी के रूप में जो वस्तु रखी गई है उस पर उसका डेरिवेटिव पोजीशन होता है। इसी प्रकार जब तक दर्जी को उसकी सिलाई ना दे दी जाए तब तक वो उस कपड़े को अपने अधिकार में बनाए रख सकता है, इसे भी डेरिवेटिव पोजीशन कहते हैं। लेकिन इन दोनों ही उदाहरणों में उस व्यक्ति को यानी ऋणदाता को और दर्जी को उस वस्तु और उस कपड़े को अपने उपयोग में लेने का अधिकार नहीं होता है। अगर वो उसे अपने प्रयोग में लेते हैं तो वह कब्जे में हस्तक्षेप माना जाएगा और अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके बाद एक प्रकार का कब्जा और है, वो है समवर्ती कब्जा यानी कॉन्करेंट पोजीशन। सिविल विधि में यह धारणा थी पहले कि एक वस्तु पर एक ही समय दो व्यक्तियों का कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि कब्जे की जो अनन्यता है, एक्सक्लूसिवनेस है, यही उसका वास्तविक मर्म है। यानी कब्जे को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के आधिपत्य में होगा, उसके नियंत्रण में होगा। इसका एक कारण यह है कि दो अनन्य वस्तुओं के उपयोगों के परस्पर दावों का एक साथ निष्पादन नहीं किया जा सकता। यानी यदि एक ही वस्तु पर दो व्यक्ति दावा प्रस्तुत करते हैं तो उनका निष्पादन कब्जे का नहीं किया जा सकता। परंतु सामान्य ने यह कहा है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें दावे अलग अलग होते हुए भी
वो परस्पर विरोधी या खंडनकारी नहीं होते, यानी एक ही वस्तु पर अलग अलग दावा है, परस्पर अलग अलग है, लेकिन वो एक दूसरे के विरोध में नहीं है, इसलिए उनका एक साथ निष्पादन एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। इस प्रकार के दोहरे कब्जे को समवर्ती कब्जा कॉन्करेंट पोजीशन कहते हैं। सामंत ने कुछ ऐसी दशाओं का वर्णन किया है, कुछ ऐसी परिस्थितियों का जिनमें समवर्ती कब्जा विद्यमान रहता है, जैसे एक ही वस्तु पर तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जे का एक साथ होना। उदाहरण के लिए किसी गिरवी रखी वस्तु पर वास्तविक कब्जा तो होता है गिरवीदार का, यानी जो गिरवी जिसके पास हम गिरवी रखते हैं उसके पोजीशन में होती है, वो भौतिक नियंत्रण उसका होता है, तो वास्तविक कब्जा तो होता है गिरवीदार का। लेकिन जो गिरवी रखता है उस व्यक्ति का उस वस्तु पर गिरवीदार के थ्रू, गिरवीदार के माध्यम से मध्यवर्ती कब्जा बना रहता है। गिरवीदार को वस्तु का तात्कालिक कब्जा ऋण की अदायगी की सुरक्षा के रूप में प्राप्त है, यानी उसका कब्जा गिरवीदार के पास उसका वास्तविक कब्जा इसलिए है कि यदि गिरवी रखने वाला वस्तु व्यक्ति उस ऋण को नहीं चुका पाता तो गिरवीदार जिसने गिरवी रखी है वो उस वस्तु से उस ऋण की वसूली कर सकता है। दूसरा है सहस्वामियों का आधिपत्य, अर्थात दो या अधिक व्यक्तियों का एक ही वस्तु पर समान रूप में कब्जा और हक होना। इसे रोमन विधि में कॉम पोजेशियो कहा गया है। तीसरा है एक ही भौतिक पदार्थ के संबंध में मूर्त और अमूर्त कब्जे का साथ साथ होना। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति भूमि पर मूर्त कब्जा रखता है तथा दूसरे व्यक्ति को उस भूमि पर आने जाने का अधिकार, मार्गाधिकार प्राप्त है, तो वह उसका अमूर्त कब्जा है, तो उस भूमि पर दोनों ही व्यक्तियों का समवर्ती कब्जा होगा। यानी एक खेत किसी व्यक्ति के पोजीशन में, एक खेत का मालिक एक व्यक्ति है, उस खेत से बिल्कुल सटा हुआ दूसरा खेत है जिसका मालिक दूसरा व्यक्ति है, तो उस दूसरे खेत से आने के लिए उस पहले खेत के व्यक्ति को मार्गाधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार उस दूसरे खेत का मालिक दूसरा व्यक्ति है, लेकिन जिसे उसका मूर्त अधिकार प्राप्त है, यानी वो उसके वास्तविक कब्जे में है, भौतिक नियंत्रण में है, लेकिन मार्गाधिकार दूसरे व्यक्ति को प्राप्त है, जो मार्गाधिकार अमूर्त अधिकार की कोटि में आता है। तो इस प्रकार उस एक ही कब्जे में एक ही वस्तु पर दो प्रकार के मूर्त और अमूर्त दोनों कब्जे विद्यमान हैं, तो इसे दोहरा कब्जा या समवर्ती कब्जा कहा जाएगा। इसके बाद है कब्जे का आखिरी प्रकार जो हम देखते हैं वो है प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजीशन। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भूमि पर कब्जा रखता है, लेकिन बाद में उस भूमि का वास्तविक स्वामी बताते हुए उस पर अपना हक जताता है, तो इस प्रकार से हथियाए गए कब्जे को प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। यदि ऐसा प्रतिकूल कब्जा एक पर्टिकुलर विहित अवधि, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है, विहित अवधि और निर्बाध रूप से यानी बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक जारी रहता है, तो उस विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात उस भूमि पर से वास्तविक स्वामी का हक समाप्त हो जाएगा और प्रतिकूल कब्जाधारी को उस भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। प्रतिकूल कब्जा वास्तविक कब्जे में परिवर्तित तब होता है जब वह निरंतर एवं निर्बाध रूप से जारी रहा हो तथा उसका पर्याप्त प्रसारण रहा हो, यानी लोगों की जानकारी में वो चीज़ आ गई हो। इसके अतिरिक्त वह बिना किसी हिंसा के वास्तविक स्वामी की अनुमति के बिना विहित अवधि तक जारी रहा हो, यानी उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आया हो। तो इस प्रकार कब्जे के विभिन्न प्रकार हैं और अलग अलग परिस्थितियों से संबंध रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।